अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और जनाब वजाहत मसूद, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे बड़ी और आम खबर, पहली बार हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब बाकायदा ऐलान किया गया है, तस्दीक की गई है कि जो सूबों में इंतखाबात होने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वो 90 दिन के अंदर तो नहीं होने वाले। कयूम सदीकी साहब, 90 दिन के हवाले से जो इब्हाम था, इमरान खान साहब को भी ये शक तो पहले से था, मगर आज बाकायदा दो गवर्नरों की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उनकी मुलाकात भी हुई है। जो वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, उनसे उनकी तरफ से तस्दीक की गई है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी एक इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर भी जो मालूमात सामने आई हैं उससे ये वाज़ेह हो चुका है कि ना तो वफाकी हुकूमत और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद इस पोजीशन में है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकें। और जो अभी तक की इतलात हैं, मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, उन्होंने इस बात पर इतफाक़ किया कि मौजूदा हालात में मुल्क अलहदा इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और उसके साथ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 90 रोज़ के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के लिए नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। मुतल्लिका इदारों को 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात न कराने की ठोस वजूहात से आगाह करना होगा। मतलब कि हुकूमत जो है मुतल्लिका इदारे इलेक्शन कमीशन को कहेगी कि हम ये ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी अहम जो इजलास था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत हुआ, उस इजलास में IG खैबर पख्तूनख्वा ने बताया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। उन्होंने मजीद बताया कि अगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस फोर्स की खदमात ली जाए तो फिर भी इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता और उसके लिए पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर की मदद दरकार होगी। और फिर उन्होंने बताया कि जो दहशतगर्दी के हमले हुए, साल 2022 में 494 हमले हुए और साल 2023 में अब तक 46 हमले हो चुके हैं और इस तरह पुलिस के 119 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 2023 में अब तक 93 जवान शहीद हुए। और IG पुलिस ने यह भी कहा कि इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाई के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का किस्सा तो हुआ तमाम। तो कयूम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में अब भी इमरान खान साहब जो हैं उनको कुछ उम्मीद है या यकीन है कि उन्होंने जो फ़ैसला किया था असम्बली तोड़ने का, वो दुरुस्त फ़ैसला था सियासी तौर पे? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे उनके परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कह चुके हैं। वो जब फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर ये पहले हो जाते तो कम से कम असेंबली बच जाती। तो मतलब अपना डिस्प्लेजर जो है वो इस हवाले से शो करते रहे हैं। अब ये तो चलें, पंजाब असेंबली के अंदर उनकी हुकूमत नहीं थी, परवेज़ इलाही की हुकूमत थी और उनकी FIR भी शायद दर्ज नहीं हो पा रही थी। लेकिन KP में तो कोई ऐसी मसला मसाइल नहीं था, ना वहाँ पे अपोजिशन का कोई ऐसा मसला था, ना कुछ और था। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ज़ाती अना को जो है वो बुलंद रखते हैं, बजाय इसके कि वो देखें कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। मगर वो तो कहते हैं मैंने आइन पढ़ा, 90 रोज़ का लिखा है, तो वो तो इसलिए उन्होंने कर दी। मतीउल्लाह जान साहब, ये आपका क्या ख्याल है कि ये असेंबलियां जो हैं वो आइनी मुद्दत पूरी होने की बुनियाद पर तोड़ी गई हैं या इसके अंदर आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई बदनीति थी? अब ये देखें ना कि उसका वज़ीर आला का राइट तो होता है ना कि बिल्कुल आइनी तौर पे बिल्कुल राइट है, मैं इस बात से नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन ये भी देखें कि वो जब एतमाद का वोट लेता है, उस एतमाद के वोट का मतलब क्या होता है कि क्या वो एतमाद का वोट असेंबली तोड़ने के लिए ले रहा है? एतमाद का वोट तो सूबा चलाने के लिए ले रहा है। बहरहाल ये तो आईनी अख्तियार तो एनीवे वो था और अब शायद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा। देखें आता या नहीं जाता। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वो नैब तरामीम के केस के अंदर ऑब्जर्वेशन दी है कि आइन की हर शिक के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मासवा के जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लक है या सब वो एक अलग बहस है। ठीक लेकिन
अगर आइन की तमाम शिकें मौजूद हैं, उसमें 254 भी मौजूद है, आइन के अंदर ही है ना कि अगर कोई आइनी काम मुकर्रर मुद्दत में नहीं हो सकता नहीं होता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाद में नहीं हो सकता है। ठीक है। अब मेरे ख्याल या में उसकी मैं जैसे इमरान खान साहब एक राग लाप रहे हैं कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। अब आर्टिकल 6 कैसे लगेगा, मुझे ये समझ नहीं आती। इमरान खान साहब आईनी और खान कानूनी साहब की माहिरीन। हुकूमत जब आई थी तो जिन पे आर्टिकल 6 लगा हुआ था तो उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी प्रोसिक्यूशन टीम ही बदल दी थी। हाँ, नहीं तो तो ये चलो मैं इन्होंने शरफ की जब बात कर रहा असेंबली तोड़ी थी हूँ, वो कासिम भी आइन के सूलीबनी, ब्रीच हुआ, सुप्रीम वो कोर्ट तो ने करार सुप्रीम दिया। कोर्ट ने उसको करार दिया चले हुआ देखते हैं पहले कौन लगाता है आर्टिकल 6। वजह मसूद साहब, आपके ख्याल में अब ये इबाहम तो दूर हो जाना चाहिए ना, जहाँ तक कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मामला है, हुकूमत ने तो वाजे कर दिया है। तो आपके ख्याल में ये अब इलेक्शन जो हैं साल के आखिर में एक साथ ही होंगे, सूबों में भी विफाक में भी, और क्या उससे पहले कोई सियासी या आइनी बहरान पैदा होने का खदशा है? सियासी और आईनी बहरान तो मासी भाई पहले से मौजूद है, और उसी वजह से ये इंतखाबात जो है, इनका इनेकाद जो है वो मार्जिल दवा में गया है। देखिए, अभी भाई कयूम सिद्दीकी जो बात फरमा रहे थे, मैं मुकम्मल तौर पर उनसे मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान साहब ने दस्तूरी जो प्रोविजंस थी उन्हें मद्देनजर रखते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें डिजॉल्व नहीं की, बल्कि वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी और कम से कम 2 सूबों में इंतखाबी माहौल, और फिर आपको याद ही होगा कि वो उन्होंने 33 नशस्तों पे खुद से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, फिर विथड्रॉ भी किया, ठीक है ना। तो वो बुनियादी तौर पे वो ये चाहते हैं कि कारोबारी हुकूमत ऐसे हालात में तातुल का शिकार हो जाए जबकि मुल्क मुआशी तौर पे बहुत ही बुरी हालत में है। इस कदर बुरी हालत तो जनवरी 72 में जब हमारा मुल्क जो है वो 2 लाख हुआ था, तो मुआशी तौर पे, सफारती तौर पे, सियासी एंगेजमेंट के एतबार से हमारा मुल्क इस हालत में नहीं था जिस बहरान में हम अब हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से कैलकुलेशन की गलती हुई है। बहुत ही एप्टली याद दिलाया है कि चौधरी परवेज इलाही चूंकि वेटरन आदमी है भाई, वो तो उनकी पॉलिटिक्स जो है दैट इज स्पैन ओवर 47 years if I'm not wrong. First time when he was arrested it was 1975. मगर उनकी सियासत से बहुत से लोग इत्तफाक नहीं भी करते। जी, वो तो मैं भी शामिल हूँ। आपका ये न्याजमंदी जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की सियासत से, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि चौधरी छोटू राम से चौधरी परवेज इलाही तक पंजाब में चौधरी सियासत का एक ही ढंग है, तो वो तो बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन इसमें तो कोई शुबा नहीं। मगर वजाद साहब, इमरान खान साहब की पार्टी ने अगर पंजाब असम्बली तहलील की है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की है, ये कोई गैर आइनी इकदाम तो आप इसको नहीं कह सकते ना। ये सियासी तौर पे एक गलत मौके पे काम किया है, मगर ये गैर आइनी तो नहीं कह सकते आप इसको। नहीं, गैर आइनी कोई नहीं कह रहा उसको गैर आइनी। वो उनके पास ये अख्तियार था। सवाल ये पैदा होता है कि आप अपना अख्तियार जो है वो आपका मुहर्रक क्या है, आप उससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं। और 27 फरवरी जब IMF के साथ मुआहदे से इन्हिराफ किया इमरान खान साहब ने, और सब्सिडी जो थी वो वापस वो जो 10 रुपए की कम की थी, 5 रुपए बिजली की थी, उस वक्त से अब तक जो है वो उनका वाहिद मकसद जो है वो तातुल, अफरा तफरी और कियास पैदा करना है। मगर अच्छा वजाद साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ इमरान खान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने किया वो भी आईनी था, और अब जो हुकूमत इलेक्शंस एक ठोस वजूहात बताकर मजीद आगे लेके जाती हैं तो वो भी शायद गलत ना हो। और ख़ास तौर पे अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि फौरी तौर पे मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते और तारीखों को कुछ आगे कर दिया जाए, तो वो भी एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तो इमरान खान ने भी कोई गैर आइनी काम नहीं किया, और अगर मौजूदा हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस को आगे लेके जाता है तो वो भी गैर आइनी नहीं होगा। तो इसमें मामला आ जाता है कि क्या ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी, और या फिर ये एक आइनी तौर पे दुरुस्त था, और जो हुकूमत अगर ताख़ीर का शिकार करती है इलेक्शन को तो वो फिर एक गैर आइनी इकदाम होगा, और उस पर शायद बकौल इमरान खान के आर्टिकल 6 भी लगता है। हमारे दोनों भाइयों के बीच में जो है वो माहिर कानून
साहब तशरीफ फरमा है, वो इस बात को हमसे बेहतर ख्याल समझते हैं कि जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें जो दफात होती हैं उनकी मुतय्यन डेफिनेशन होती है और उसमें कैटेगोरिकल प्रोविजंस होती हैं, whereas constitutional law is always interpreted by amplification, यानी मुख्तलिफ दफात को मिला के देखा जाता है। इमरान खान साहब ने जिस शिक के तहत जो है वो असम्बलियाँ डिसॉल्व की, वो भूल गए कि वहाँ पे 254 भी मौजूद है जो कि उसी तरह से आईनी है। अब हुकूमत जो है वो इससे अगर फायदा उठाना चाह रही है या हालात से मजबूर है, जो जिससे भी इसको देखना चाहे, दोनों बातें यक वक्त आईनी हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसका हिस्सा है। उसमें देखिए, नहीं मतीउल्लाह जान साहब, ये ऐसी बात नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो काम किया ही नहीं किया। आपको पता है, आप तो अदालतों को कवर करते हैं कि कोई दुरुस्त काम भी अगर कानून की नजर में ऐसा हो कि जिसको कानून का सहारा लेके आप वो बरतरफ करना चाहें या इकदाम करना चाहें, अब ये देखें ना कि इसके अंदर मुझे एक बात बताइए ना कि जब से ये वोट आउट हुए हैं असेंबली से, उसके बाद मैं वोट आउट होगा, मैं असेंबलियों के अंदर मैं बैठूंगा, मैं फिर बाहर चला गया, मैं बाहर वापस नहीं आऊंगा, मैंने इस्तीफे दे दिए, मैं इस्तीफे वापस ले लूंगा, मैं 9 सीटों पर लड़ूंगा, मैं 35 नशिस्तों पर लड़ूंगा। दे आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखें, ये कोई मजाक है? मतलब आपने अमूर मुमलकत और अमूर रियासत जो है वो चलाने हैं, उसके लिए आप इतनी इनकंसिस्टेंसी, इतना मतलब है कि आप देखें कोई भी एक मौका देख लें जहां पे भी आपको पाकिस्तान को मुआशी तौर पे खड़ा होने की जरूरत होती है, वहां पे आप जो है वो धरना दे देते हैं जब तक कि एपीएस का वाकया ना हो। ठीक है, आपको दावत दी जाती है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है मुत्तहिद होने के लिए, आप कहते हैं मैं उस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होऊंगा। आपका इंटरेस्ट फिर क्या है? हुकूमत की जिम्मेदारियां होती है ना, फितना और इंतशार और क्या चीज होती है? एपीएस का वाकया अपोजिशन ने तो नहीं कराया, हुकूमत की जिम्मेदारी थी, गफलत थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहब, वहां पे भी उस वक्त किसकी हुकूमत थी सूबे के अंदर? बिल्कुल थी, मगर ये भी वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि अपनी कौमों की जिंदगी के अंदर कुछ चीज होती है जहाँ पे आप सेल्फ इंटरेस्ट से, लीडर तो वही होता है ना जो सेल्फलेस होके और फिर कौम के मुफाद के अंदर आगे चलता है। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने आज कुछ मीडिया से भी गुफ्तगू की है और मजीद अपने खदशात का इजहार किया है। एक बार फिर कहा है कि उनके खिलाफ कत्ल की साजिश हुई है और इसी इल्ज़ाम और बयान को दोहराने की पादाश में शेख रशीद को जेल हुई, गिरफ्तार हैं, ज़मानत मुस्तरद हुई। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर शेख रशीद की जिस बुनियाद पर ज़मानत मुस्तरद हुई वो बुनियाद क्या थी, और इमरान खान ने जो आज बयान दोहराया है तो कोई इमरान खान को भी पूछेगा कि आप ये बगैर सबूत के इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। काफ़ी प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस इल्ज़ाम की जिसके तहत उनके खिलाफ एक बार फिर उनके कत्ल की साजिश की जा रही है। और ज़राए के मुताबिक तर्जमानों के एक इजलास में फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम दोहराया है और ये कहा है कि मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके से 2 लोगों को टास्क दिया गया है। अब ये इल्ज़ाम जो खान साहब दोहरा रहे हैं, इससे पहले भी कुछ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया था। और आपको बताते चलें कि जो शेख रशीद अहमद हैं, जो पीटीआई में नहीं हैं, उनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने जब एक इंटरव्यू में ये इल्ज़ाम दोहराया था, ये तो नहीं कहा था कि इमरान खान का ये कहना है, बल्कि उन्होंने कहा मेरे पास भी इसका एविडेंस है। तो इस बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज उनकी ज़मानत पे दरख्वास्त मुस्तरद की गई है शेख रशीद की। और इसकी वजह ये बताई गई है अदालत की तरफ से कि इस बात का अंदेशा है कि शेख रशीद ये इल्ज़ाम बाहर जाके रिहा हो के दोबारा दोहरा सकेंगे। और सारी बात है, इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिम अली ज़रदारी पे, और उससे इतना संगीन इल्ज़ाम और बग़ैर किसी सबूत के, तो अब इसलिए ये मामला जो है एक फौजदारी का मामला बन जाता है। हम सुनते हैं कि शेख रशीद ने कहा क्या था जिस बुनियाद पे उनको गिरफ्तार किया गया। आसिफ जरदारी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के जरिए इमरान खान की जान पर दोबारा हमला करने वाला है। आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द ग्रुप को एंगेज किया है
इमरान खान की जान लेने के लिए। अब शेख रशीद ने ये इल्ज़ाम तो लगा दिया कयूम साहब, मगर अभी तक किसी अदालत में कुछ सबूत नहीं दिया, और बाद में कहते रहे कि नहीं ये मैंने तो सिर्फ दोहराया था इल्ज़ाम। इनकी बातों से लगता नहीं है कि ये कह रहे हों कि मैं ये बयान दोहरा रहा हूँ। इनकी बातों से लगता है कि इनके ज़ाती नॉलेज में है, तो फिर अब सबूत तो इनको देना चाहिए। मगर एक हैरानी की बात है, एक शख्स जो एक लगाए गए इल्ज़ाम को दोहरा रहा है उसको आप गिरफ्तार करते हैं, उसको जेल में डालते हैं, मगर वही इल्ज़ाम जो असल शख्स है इमरान खान वो जब लगाते हैं तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपके लिए, वजाहत मसूद साहब के लिए तरह इमरान खान का भी वो दावा आपको सुना देता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था पहले प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है, ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता, तो अगर उनके पास एविडेंस है तो अब तो ये मामला अदालत में पहुंच गया। अदालत को चाहिए कि वो कहे ये आर्मी चीफ कौन होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां दस्तूरी और हैं, वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री और एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट वेयर नीडेड, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। ये आपको जो इस तरह की, ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी का आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये आप हमें अदालत को बताइए ना कि अदालत का इस्तेहकाम ज्यादा है या जिनका नाम शेख रशीद साहब ले रहे थे। जहाँ तक इमरान खान साहब का मामला है, बल्कि वजाह साहब जो वर्बैटम है उसका वो ये है इनके इंटरव्यू का कि अब मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से अपील करता हूं कि वो अपने इदारे के किसी आदमी को भेजें ताकि मैं उनसे ये इतला शेयर कर सकूं कि आसिफ जरदारी ने दहशतगर्दों का ग्रुप एंगेज किया है। अच्छा कयूम साहब, ये जो बयान आपने अभी पढ़ा है इसमें तो जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश कर रहे हैं, मगर आज जो मीडिया से गुफ्तगू की है उनके जो नए अल्फाज हैं ताज़ा तारीन, वो ये कह रहे हैं कि यूँ लग रहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा की पॉलिसी अब भी चल रही है और इलेक्शन में धांधली होगी। तो ये जनरल रिटायर्ड बाजवा की पॉलिसी जो है अब भी चल रही है, इससे क्या मुराद है कयूम साहब आपके ख्याल में? ये किसको कह रहे हैं? एक तरफ अपीलें कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं पॉलिसी बाजवा की चल रही है, ये क्या है? मेरे ख्याल में अभी ये एक और न्यूज़ चैनल के ऊपर भी शाहिद असलम साहब जो हैं वो शायद वहाँ पे शरीक थे, साफ़ी जर्नलिस्ट, वो भी एक और खबर दे रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारा भी राब्ता नहीं हुआ वो इमरान खान के मुताबिक और कोशिशें कर रहे हैं। तो ये सारी जो हैं वो यही हैं कि तवज्जो हासिल करने, हाँ, तवज्जो दिलाओ नोटिस है ये, मतलब उनकी तरफ से जो है ना वो है कि जनाब आइए, वही जिनको न्यूट्रल होने का ताना दे रहे थे और फिर गद्दार और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अलकाबात जो हैं जिनसे नवाजा उनको। तो इमरान खान साहब के जो कबूतर हैं इसको पकड़ने पे आएंगे तो मतीउल्लाह जान साहब, आप, मैं और वजाहत मसूद साहब जो हैं वो बैठ के बस सारा दिन यही काम करेंगे। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनरल बाजवा की पॉलिसियां चल रही हैं या क्या चल रहा है, वो जनरल बाजवा की पॉलिसी क्या नहीं थी क्या नहीं, अब धांधली का इल्ज़ाम उन्होंने लगाना शुरू कर दिया अभी से। तो इससे आपकी जो है वो पता आपको चल जाएगा। अब इसी से आप कनेक्ट कर लीजिए। मतलब मैं अब फर्ज करें कि आप 3 महीने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा देते हैं। अब ये 18th अमेंडमेंट के अंदर था कि जनरल इलेक्शंस का होता है कि अभी जनरल इलेक्शन होंगे और इसलिए जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं ताकि किसी की हुकूमत ना हो। लेकिन यहाँ पे अगर 3 महीने पहले इंतखाबात करवा के एक पीटीआई की या नून लीग की हुकूमत आ जाए तो आपका क्या ख्याल है कि 148 नशिस्तें जिस सूबे की होंगी वहां पे एक हुकूमत मौजूद हो और उसके ऊपर हारने वाला इल्जाम न लगाए कि जनाब इन्होंने इंतखाबात के अंदर धांधली की? बिल्कुल यही बात है और ये तो बहुत ही संगीन मामला हो जाएगा अगर वफाक में एक हुकूमत है, सूबों में निगरान बना रहे हैं, इल्जाम फिर भी लगेंगे और फिर इल्जाम किस पे आएगा? एस्टैब्लिशमेंट पे आएगा। वो कहेंगे जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन, फिर डॉक्ट्राइन जारी है। बहरहाल ये वही डॉक्ट्राइन है। अगर है खान साहब तो एक इतना बदकिस्मत वाकया हुआ है दहशतगर्दी का, उसको इंतखाबात के अल्तवा के साथ जोड़ के उसकी जिम्मेदारी कहाँ डाल रहे हैं? एग्जैक्टली, ये बड़ा ही एक बदकिस्मती की बात है। मगर 2 बड़े ब्लंडर्स का हाल ही में एतराफ़ हुआ है वजाहत मसूद साहब। हाल ही में एक सबसे पहले तो हमने सुना कि मरियम नवाज का ये दावा था कि जनरल बाजवा जो हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान उनका एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और ये मरियम नवाज ने कहा।
आज हमने सुना कि इमरान खान ने जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना था वो उनका बहुत बड़ा ब्लंडर था, ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। तो ये जनरल बाजवा और इमरान खान अब एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कह रहे हैं और ब्लंडर कह रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये किस हद तक बात दुरुस्त है? क्या वाकई जनरल बाजवा ने मरीम नवाज से ये कहा होगा कि इमरान खान मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था, और अगर उन्होंने ये माना है तो फिर ये मरीम नवाज इस बात पे बस खुश हो गई, मुतमईन हो गई कि चले तौबा कर ली? मेरा नहीं ख्याल कि बराह रास्त मरीम नवाज से कहा होगा, लेकिन इस किस्म की इतलात हैं कि जनरल बाजवा अपने जो एतमाद वाले हल्के हैं उनमें इस तरह की बात करते पाए गए हैं। अब मसला ये है कि हम तो सादा लोग हैं ना, हम तीनों तो आम से शहरी हैं। हम तो वो शहरी भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है शहरी की हैसियत से, नाम उसका को गुमनाम सा होता है, फजलाही कुमन टाइप। हम तो वो वाले शहरी भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये दो ब्लंडर्स का कंपटीशन है। दोनों को बाद वक्त मालूम हो रहा है कि बड़ी देर से मालूम हो रहा है। हाँ जी, काफी देर से मालूम हो रहा है दोनों को कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आए बस दूध पेशेमा का पेशेमा। नहीं, ये बल्कि ये वो है अंदली मिलकर करें आहुजारी है जी। वो तो दूध पेशेमा भी नहीं है। एग्जैक्टली। जब उनको एक्सटेंशन देना थी और जिसके वो 3-4 ड्राफ्ट बने थे, जब वो सुप्रीम कोर्ट बार साहब जिन्होंने एक्सटेंशन दी वो भी पशेमान नहीं है अभी तक। वो भी पशेमान नहीं है। नहीं। That is the dilemma. That is the dilemma क्या बट ट्रेजेडी है कि सिवाय उन 7 स्पाइन वाले अरकान पार्लियामेंट के जिन्होंने अब्सटेन किया था, उसके अलावा सब जो है वो तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वैसे एक बात है कि इमरान खान भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना ब्लंडर थी, और कयूम साहब मरीम नवाज ने भी माना कि ये गुनाह था। आपको याद होगा हाई कोर्ट में मीडिया सवाल के। तो इमरान खान और जो नून लीग हैं और नवाज शरीफ, वो बेसिकली कम अज़ कम इस बात से तो इत्तफाक करते हैं कि दोनों के साथ जो भी हुआ वो जनरल बाजवा ने किया, और उसकी बड़ी जो वजह थी वो एक्सटेंशन थी जो दोनों ने मिलके दी थी, बाकायदा बाजमात होके दी थी, जिसको कहते हैं बाई पार्टीसन सपोर्ट। लेकिन इमरान खान साहब का थोड़ा इख्तलाफ है इस हवाले से। वो ये कहते हैं कि जब एक्सटेंशन देने के बाद बाजवा बिगड़ना शुरू हो गए। अच्छा, बच्चा बिगड़ गया, मुंडा बिगड़ा जाए। कमाल हो गया। वो कहते हैं इमरान खान बिगड़ गए थे बाद में। जब हमने इनको लाया था तो फिर ये बिगड़ गए थे। हाँ, तो अब ये देखे ना, वो जो की क्या क्या कहते हैं, वो सांझ की हांडी जो है वो चौराहे में फूटती है, बीच चौराहे में फूटती है। तो वो मतीउल्लाह जान साहब, ये सारा प्रोसेस आप ये देखिए ना कि ये शुरू होता है जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन के मामले से। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, जो उनको नहीं मिली, फिर पैनामा होता है, फिर पैनामा के बाद जो है ये सारा कुछ बिल्डअप होता है, किस तरह से हमारी अदालतें जो हैं वो एक निकालती हैं, किस तरह से फिर सादिक को अमीन करार दिया जाता है, जिसको आप और मैं बकौल इरफान कादिर के जुडिशियल इंजीनियरिंग कहते हैं। वो पनामा जिस तरह से हमारी सियासत को अदालती फैसलों के जरिए से रेगुलेट करने की कोशिश की, उसने अल्टीमेटली पाकिस्तान की माशी तौर पर ये हालत कर दी है। पनामा की पटारी से अकामा का सांप निकाला, जिसने हमारे निज़ाम को ऐसा डसा है कि उसकी जहर जो है अभी भी वो उसका असर नहीं गया है। अब छोटी सी बिल्कुल छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने पहली बार एक ऐसे मामले पे राय दी है कि जिसके ऊपर वो अभी तक राय दे नहीं पा रहे थे। वो बड़ा ही हसास मामला है, इमरान खान की ज़ाती नौयत का मामला है। छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताते हैं वो क्या है। इस साहबी में अब हम बात करेंगे उस सवाल की जिसका जवाब इमरान खान देने से कतरा रहे हैं और अदालतों में भी जवाब नहीं दे पा रहे। वजाद मसूद साहब, कुछ देर पहले ही ये एक खबर आई है कि मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनको जब बताया गया कि खान साहब आपकी मुबैना बेटी टैरियान वाइट का जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है, उस मामले पर अब एक लार्जर बेंच बना दिया गया है।
3 जजेस पर मुश्तमिल, और उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के अलावा जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, यानी 3 जजेस अब ये तय करेंगे कि इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियन वाइट का हवाले से जो रिट दरख्वास्त आई है, क्या वो सुनने के भी काबिल है या नहीं। पहले एक जज तो वजाद साहब, आपके ख्याल में ये जो मामला, ये एक जज के पास की बात नहीं था कि अभी यही नहीं तय हो रहा और वो 3 जजेस अब मिलकर तय करेंगे, ये नहीं कि टेरियन वाइट खान साहब की बेटी है या नहीं, ये क्या इनसे मतलब दरख्वास्त भी सुनी जा सकती है या नहीं। ये अली जफर, सलमान अकरम राजा और एक और टॉप के लायर्स हैं सर जी, वो तीनों ने असल में ये प्ली दी थी। हालांकि जब नॉमिनेट किया उनको अपनी वकालत के लिए तो इमरान खान साहब ने जो रिस्ट्रिक्शन तस्लीम कर ली बाय इम्प्लीकेशन। अच्छा वजाद साहब एक सेकंड, सॉरी, जो असल बात है वो रह गई, वो ये कि आज इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि टेरियन केस में लार्जर बेंच का बनना मेरे लिए अच्छा है। अब इसमें खान साहब के लिए कैसे ये अच्छा हो गया कि 3 जजेस बैठ के ये तय करेंगे कि टेरियन वाइट का केस सुनना है या नहीं, तो ये खान साहब के लिए अच्छा क्या होगा। यानी केस सुना ना जाए तो ये खान साहब के लिए अच्छा है, या अदालत ये कहे कि टेरियन वाइट खान साहब की बेटी नहीं है, ये खान साहब के लिए अच्छा है, या अदालत ये कहे कि टेरियन वाइट इमरान खान की बेटी हैं, ये खान साहब के लिए अच्छा है। ये क्या अच्छा है साबिक वजीर आजम के लिए जो कह रहे हैं कि अब 3 जजेस का लार्जर बेंच बन गया है टेरियन वाइट केस में, मेरे लिए बड़ा अच्छा है। अब इसका आई डोंट नो उन्होंने ये क्यों कहा और साफी ने उनसे पूछा क्यों नहीं, ये कैसे अच्छा है। ये इस केस का जो भी नतीजा हो, इमरान खान साहब को आइंदा किसी भी इंतखाब में अपने कागजात जमा कराते हुए दिक्कत पेश आई, और इसलिए वापस भी लिए उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात, इसीलिए उन्होंने वापस भी लिए। यू कैन नॉट रिमूव करेक्ट। तो इसलिए जो है ना वो खान साहब को जरा ब्रैगिंग की और स्वैगरिंग की आदत है, तो वो उस रॉ में ये कह गए हैं। वो तो ये भी कहते थे, आपको याद है उन्होंने फरमाया था कि लाए मेरे खिलाफ तहरीक आज़म एतमाद, मैं तो इंतजार कर रहा था। चलें, मैं कयूम साहब से राय लेना चाहूंगा। कयूम साहब, आपके नजदीक जो है ये जो खान साहब कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा होगा अगर 3 जजेस सुनेंगे लार्जर बेंच टेरियन वाइट का केस, ये क्या अच्छा होगा खान साहब के लिए। ये बड़ा खतरनाक हो गया, ये उनको समझना चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब, 3 फुल कोर्ट लार्जर बेंच सुनेगा हाई कोर्ट का, तो वो इसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, और ये इम्पोर्टेंस उस वक्त मिली जब इमरान खान साहब के वकला की जानिब से एतराज़ात दाखिल किए गए कि आप सुन नहीं सकते हैं, ये मेंटेनेबल नहीं है, ये फलां ट्रायल का मामला है, एफिडेविट नहीं देख सकते हैं। तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर फिर उन्होंने कहा, और फिर इसके ऊपर जो अपील होगी वो अपील भी फिर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वो 2 जजों वाली अपील भी खत्म। बिल्कुल, वो इंट्रा कोर्ट अपील तो नहीं होगी ना, फिर तो वो उसके बाद फैसले। बहरहाल जी, अब देखें 9 तारीख है अगली, और उसमें 3 जजेस बैठ के क्या तय करते हैं। मेरे ख्याल में 9 तारीख को तय हो जाएगा ये केस सुनना है या नहीं, क्योंकि दलाइल देने पड़ेंगे बाकायदा। मतीउल्लाह जान साहब, अभी तो देखना है कि सलमान अकरम राजा साहब के वो जबड़े की पोजीशन क्या है, वो बोल भी पाते हैं या नहीं, बिल्कुल एक और एडजमेंट लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन लार्जर बेंच है तो मेरा ख्याल है उस पर बहुत अदालत सेंसिटिव होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगी कि एक आधी छोटी डेट। वैसे बेस्ट तो ये कि खान साहब खुद पेश हो जाएं और कहें कि बताएं, पूछें सवाल, मैं आपको इसके ऊपर दलाइल देता हूँ कि आप ये केस नहीं सुन सकते। बट एनीवे, कुछ भी हो सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि वजाद मसूद साहब, इमरान खान साहब ने अभी तक जनरल मुशर्रफ की वफात के हवाले से कोई ट्वीट नहीं की, कोई पैगाम उनका अभी तक मंजर नहीं आया। आपके ख्याल में ये साबिक वज़ीर आज़म जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी क्यों इतने मोहतात हैं, जैसे टेरियन वाइट केस के हवाले से वो मोहतात हैं, तो जनरल मुशर्रफ के हवाले से अफसोस तो कर सकते थे। इसलिए कि वहाँ पानी मरता है। इमरान खान साहब ने एक खुला झूठ बोला, दोनों लव चाइल्ड, मैं अमेरिका का साथ देने का मुखालिफ था। हमला हुआ था अक्टूबर 2001 की 7 तारीख को अमेरिका का और नेटो फोर्सेस का अफगानिस्तान पे, और 2002 में रेफरेंडम हुआ था और इंतखाबात हुए थे। इमरान खान साहब तो पेप्सी पी रहे थे बैठ के परवेज मुशर्रफ के साथ। अब वो हाइंडसाइट के साथ हिस्ट्री को भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अगर लेकिन ये इनकी खामोशी कुछ समझ नहीं आ रही। जनाजों पे ना जाना तो उनका समझ आता है कि कुछ उनकी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। क्योंकि साहब, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी ही एक अजीब बात है।
हम इस मामले को यहाँ पे ही छोड़ते हैं। और मतीला जान, उसी तरह खामोशी है जैसे टहरियान के जैसे लव चाइल्ड के ऊपर, तो दोनों लव चाइल्ड हैं मेरे ख्याल में। चलें बहरहाल मेरे ख्याल में बहुत फ़र्क है दोनों में, एक इस्टेब्लिशमेंट का है, एक खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम है। बट एनीवे, मगर मसला ये है कि एक और अहम मामला है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज, लापता अफराद कमीशन के सरबराह, 2011 से 13 साल हो चुके हैं, उनको कोई हटा नहीं सका। और आज भी राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कहते हैं कि वो दबाव डालते हैं, असर रसूख डालते हैं, हम उन्हें हटाना चाहते हैं। अब मालूम नहीं वो इतने ताकतवर हैं कि राना सनाउल्लाह जैसे डाडे वज़ीर दाखिला भी एक लापता अफराद कमीशन के सरबराह को हटा नहीं सकते। वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के पास ऐसे कौन से ऐसी बड़ी बड़ी फाइलें, मेरा ख्याल में मुद्दत पूरी हो सकता है नैब के वक्त के चेयरमैन थे जब उन्होंने काफ़ी सबूत कोई ऐसे इकट्ठे किए हों जो बाद में अब पीडीएम की हुकूमत भी उनसे घबरा रही है कि कई सबूत वो ऑडियो लीक्स या वीडियो लीक्स की सूरत में बाहर ना आ जाए। पता नहीं क्या कह सकते हैं आप इस बात को कि उन्होंने किए हैं या किसी और ने किए हैं, लेकिन अभी भी जावेद इकबाल साहब बड़े डाटे नागुज़ीर हैं, उनको हटा ही नहीं पा रहे। अच्छा मतीला साहब, ये बताइए कि एबटाबाद कमीशन के चेयरमैन भी तो ये थे ना? एग्जैक्टली। फिर क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं निकला फिर? तो इसका मतलब है उनके जो ताने बाने हैं ना वो बड़े डाढ़े लोगों से मिलते हैं। तो फिर खान साहब जो कहते हैं ना कि शायद जलम बाजवा की पॉलिसी जारी है। करना चाह रहा हूं बजाज साहब जी, बजाज साहब, मतलब मैं एक शहरी की हैसियत से आपसे तालिबाना सवाल करता हूं कि जावेद इकबाल साहब मिसिंग पर्सन्स कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से कम 3000 प्लस लोगों की बाजियाबी का दावा करते हैं। जी जी। तो क्या उन्हें हमें नहीं बताना चाहिए कि ये लोग किस गार में बैठ के मराकबा फरमा रहे थे कि कहाँ से बरामद हुए? बताना तो बिल्कुल चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कमीशन के सरबराह हैं, मगर अगर उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया तो शायद इसीलिए उनको हटाया नहीं जा रहा कि वो हटने के बाद ना बता दें कि मेरे भाई मैं यही इस सवाल में इसीलिए आपसे पूछना। और अभी तक की जो इतलात है लापता अफराद कमीशन की जो पेशरफ रिपोर्ट है 2022 की, उसके मुताबिक लापता अफराद की जो शिकायत थी लापता होने की 9133 थी, और जिन अफराद का सुराग लगाया गया उनकी तादाद 5574 है, और जो घर पहुंचने वालों की तादाद है 3743 है। मगर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं वो फ़िलहाल लगता नहीं कि वो लापता होने जा रहे हैं। वो शायद नागुज़ीर हैं हमारी उस हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि जिसके लिए उन्होंने एक तवील अर्सा खिदमत अंजाम दी। भाई आज एक नागुज़ीर दफन हुआ है, कब्रिस्तान जो है वो डिस्टेंस पर लोगों से भरे हुए हैं। बिल्कुल, ये हमारी तारीख का अलमिया। कब्रिस्तान नागुज़ीर लोगों से भरे हुए हैं, और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल भी नागुज़ीर नहीं, हम में से कोई भी नागुज़ीर नहीं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।